जब एडसन की आंख खुली तो वो लगभग डर के मारे मर ही गया। वो किसी ने बिस्तर पर बांध रखा था और जिसने बांधा था वो कोई आम इंसान नहीं था। रस्सियां इतनी कसकर और प्रोफेशनल तरीके से बंधी थी कि चाहे जितनी कोशिश कर लो खुलने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी वो अजीबोगरीब लोग जो उसके आसपास खड़े थे, जिनकी शक्लें विकृत थीं और जो उसे देखकर लालच से अपनी जीभ बाहर निकाल रहे थे। ये देखकर एडसन को उल्टी आने लगी। उसी वक्त उसके आदमी वक्त पर पहुंच गए और उसे वहां से बचा लिया। भले ही एडसन बच गया, लेकिन उसने जो सहा था वो किसी यातना से कम नहीं था। उन लोगों ने उसके सारे कपड़े उतार दिए थे और उसका पूरा शरीर चोटों और नीले निशानों से भर गया था। अब जब वो कार में बैठा था तो सुरक्षित तो था, पर गुस्से से उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसने आगे की सीट पर जोरदार लात मारी और दहाड़ा, पता लगाओ ये किसने किया है। जैसे ही वो हाथ लगे, मैं खुद उसे मार डालूंगा। सामने बैठे उसके आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, पार्किंग की सारी सर्वेलेंस छेड़ दी गई है, हमें कोई सबूत नहीं मिला। ये सुनकर एडसन का गुस्सा और भड़क गया। वो चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना खर्चा हो, ढूंढो उसे। सबूत चाहिए मुझे, और सबको बता दो जो भी कुछ काम की जानकारी लाएगा उसे मैं दूंगा $10 मिलियन। समझे? इतने पैसे पाने हैं तो मुझे उस हरामजादे तक पहुंचाओ। एडसन ने ठान लिया था, जिसने ये सब किया है उसे वो ऐसी सजा देगा जो उसकी अपनी तकलीफ से 10 गुना ज्यादा होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर पैक्सटन जो मिशन से वापस आया था, जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसा उसे 2 बार जोरदार छींक आई। उसका साथी तुरंत बोला, पैक्सटन, कोई तुम्हें छुप कर कोस तो नहीं रहा? पैक्सटन ने ठंडी मुस्कान दी, कौन जाने। ये सिर्फ कोसने की बात नहीं थी, शायद कोई तो उसे जिंदा खाल उतारने की सोच रहा था। सब ले आए? पैक्सटन ने पूछा। उसका आदमी तुरंत आगे बढ़ा, हाँ सब मिल गया। पैक्सटन ने वीडियो चालू किया और उसे देखकर हंस पड़ा। वेल डन। वीडियो देखकर उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। वो मन ही मन बोला, वो घमंडी विदेशी बॉस को चुनौती देने की हिम्मत की थी उसने। अब समझ में आ गया होगा, ये तो बस एक छोटा सबक था, अगर फिर से उकसाने की कोशिश की तो उसका सिर उड़ जाएगा। फिर उसने आदेश दिया, एडसन पर नजर रखो। सबने एक साथ जवाब दिया, यस बॉस। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिनर खत्म करने के बाद कैथरीन अपने डॉर्मिटरी लौट आई। आने वाले कुछ दिनों में उसे कई एक्सपेरिमेंट करने थे और ब्रैंडन कंपनी के काम में व्यस्त था, इसलिए वो दोनों अपने अपार्टमेंट में साथ नहीं रहते थे। अमीलिया ने कैथरीन को देखा तो थोड़ा चौंकी। कैथरीन, आज वापस क्यों आए? सब ठीक है ना? कैथरीन ने बस हल्की नजर उठाई और बोली, क्या गलत हो सकता है? फिर वो अपनी टेबल पर बैठ गई और लैपटॉप ऑन किया। अमीलिया समझ गई कैथरीन काम करने वाली है, और जब वो अपने एक्सपेरिमेंट में होती थी तब कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। कैथरीन अभी काम शुरू ही करने वाली थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर मार्शल का नाम देखकर उसने भौहें चढ़ाई। मार्शल आमतौर पर फोन नहीं करता था, तो जरूर कोई जरूरी बात थी। हेलो, कैथरीन ने शांत स्वर में कहा। उधर से मार्शल की आवाज आई, कैथरीन, मैं मार्शल बोल रहा हूँ। अभी आराम नहीं कर रही हो, है ना? नो, कैथरीन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। अच्छा है, मार्शल ने कहा, कल एक कन्वेंशन है और जो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ डिस्कस होगा वो वही है जिस पर तुम काम कर रही हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, वहाँ दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, ये बहुत बड़ा मौका है। कैथरीन को एक्सपर्ट्स से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स में कैजुअल रहती थी, उसे किसी से आइडियाज लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मार्शल के सम्मान में उसने हामी भर दी। आई विल अटेंड टुमारो एज शेड्यूल्ड, प्रोफेसर हार्टली। मार्शल ये सुनकर खुश हो गया। उसे हमेशा लगता था कि कैथरीन की सोच को समझना मुश्किल है। अगर उसने मना कर दिया होता तो शायद वो भी ज्यादा जोर नहीं देता। ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लो, कल मिलते हैं, उसने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन कैथरीन समय पर उठी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, सामने मार्शल खड़ा था। वो मुस्कुराकर बोली, प्रोफेसर हार्टली, क्या आपको डर था मैं भाग जाऊंगी या देर कर दूंगी? मार्शल हल्की से मुस्कुराया, नहीं, बस यूं ही पास से जा रहा था, सोचा तुम्हें रास्ता दिखा दूं। कैथरीन उसके साथ चलने लगी। मार्शल रास्ते में समझा रहा था, आज जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। उनके आने की खबर इतनी गुप्त रखी गई कि मुझे भी कल ही पता चला। स्कूल ने चर्चा के बाद तय किया कि तुम्हें मेरे साथ भेजा जाए। मार्शल जानता था कि बाकी लोग कैथरीन की काबिलियत नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो समझता था। उसे यकीन था कि कैथरीन उस स्तर से कहीं आगे है जितना लोग सोचते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टाइल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रतिनिधि बनकर कैथरीन और मार्शल कन्वेंशन पहुंचे। जैसा मार्शल ने कहा था, वहां वाकई टॉप एक्सपर्ट्स मौजूद थे। कई लोगों ने मार्शल से हाथ मिलाया और साथ ही कैथरीन को देखकर उत्सुकता से निहारने लगे। ज्यादातर लोग 50-60 साल के थे और इतनी जवान लड़की को उनके बीच देखकर सबका ध्यान उसी पर टिक गया। एक व्यक्ति जो मार्शल का अच्छा दोस्त था मुस्कुराकर बोला, मार्शल, ये यंग लेडी कौन है? मार्शल ने गर्व से कहा, मेरी स्टूडेंट जिसकी एबिलिटीज मुझसे भी बेहतर हैं। सभी के चेहरों पर हैरानी थी। मार्शल से भी बेहतर, किसी को यकीन नहीं हुआ। सबको लगा वो बस अपने स्टूडेंट की तारीफ बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कैथरीन को देखते ही ठिठक गया। वो था पैट्रिक फिलिप्स। उसे यहाँ देखकर कैथरीन ने हल्की सी सिर हिलाकर अभिवादन किया। पैट्रिक ने भी संकोच में सिर झुका दिया, पर कुछ नहीं कहा। फिर कन्वेंशन शुरू हुआ। सभी एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे की तारीफों के बाद अपने रिसर्च और अचीवमेंट साझा करने शुरू किए। मार्शल का प्रोजेक्ट सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिससे कई लोगों के मन में जलन थी। आखिर अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो ये दुनिया भर में नाम कमाने वाला शोध बन जाएगा। कौन नहीं चाहता इतिहास में अपनी चमकदार छाप छोड़ना।
कन्वेंशन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। कैथरीन मार्शल के बाएं बैठी थी, जबकि उसके दाएं तरफ एलिनोज अकेडमी का प्रतिनिधि बैठा था। एलिनोज अकेडमी की रैंकिंग स्टाइल यूनिवर्सिटी से कहीं ऊपर थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में उनका रिसर्च और डेवलपमेंट स्टाइल की लैब से बहुत पीछे था। इसी बात से एलिनोज के प्रतिनिधि बेहद असंतुष्ट थे। मार्शल को अपनी स्टूडेंट के साथ आते देख एलिनोज के प्रतिनिधि आर्टिकस स्टर्लिंग ने तंज कसते हुए कहा, लगता है स्टाइल यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है ना? उसकी ये बात सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। किसी ने उत्सुक होकर पूछा, मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आपको कोई अंदर की खबर मिली है? आर्टिकस ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं, लेकिन साफ दिख रहा है ना। देखिए, प्रोफेसर हार्टली खुद अपनी स्टूडेंट को लेकर आए हैं और एक फ्रेशमैन को हमारे साथ चर्चा करने दे रहे हैं। अगर कोई बड़ी उपलब्धि न हुई होती तो वो ऐसा करते। उसके शब्दों में छिपा व्यंग्य साफ था। वो कहना चाहता था कि मार्शल सबको हल्के में ले रहा है, तभी तो अपनी स्टूडेंट को भेजा है बात करने। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सभी की निगाहें अब मार्शल और आर्टिकस के बीच घूमने लगी। मार्शल थोड़ा असहज होकर बोला, कृपया गलत मत समझिए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने कैथरीन को इसलिए लाया क्योंकि मुझे उसकी एबिलिटीज पर भरोसा है। इस प्रोजेक्ट को वो मुझसे कहीं गहराई से समझती है। आर्टिकस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, प्रोफेसर हार्टली, इतनी मॉडेस्टी भी ठीक नहीं। अगर वो आपसे इतनी ही ज्यादा काबिल है तो क्यों ना आप उसे अपना टीचर बना लें। सुना है, वो तो अभी फ्रेशमैन है। मार्शल का चेहरा लाल पड़ गया। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कैथरीन जो अब तक शांत बैठी थी, उसने धीरे से नजर उठाई और आर्टिकस की तरफ देखा। उसकी ठंडी बेपरवाह निगाहें उस पर पड़ी और आर्टिकस का दिल एक पल को धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक जवान लड़की की नजरों में इतनी ठंडक और दबाव हो सकता है। आर्टिकस ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम प्रोफेसर हार्टली की स्टूडेंट हो, है ना? मेरे कहे पर कोई आपत्ति है? कैथरीन ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके इस जवाब ने सबको हैरान कर दिया। आर्टिकस के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान उभरी। वो मार्शल की ओर मुड़कर बोला, देखिए प्रोफेसर, आपकी स्टूडेंट तो मेरी बात से सहमत है। अब बताएं, आप लोग अपने प्रोजेक्ट में इतने आगे कैसे बढ़ गए और क्यों हमें कमा रहे हैं? मार्शल सन रह गया। उसे समझ नहीं आया कैथरीन ऐसा क्यों बोल रही है। वो जानता था कि कैथरीन वैसी नहीं है, लेकिन वो क्या सोच रही थी? अभी वो कुछ कह ही पाता कि कैथरीन की ठंडी आवाज गूंजी, आप सही कह रहे हैं। मैं न सिर्फ प्रोफेसर हार्टली की टीचर बन सकती हूँ, बल्कि आपकी भी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आइए मेरे स्टूडेंट बन जाए, शायद मैं आपको कुछ सिखा दूं। आर्टिकस का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, हाउ डरे यू, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? एलिनोज अकेडमी को कम मत आंको। कैथरीन ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें कम आंक रही हूँ? उसके स्वर में तिरस्कार झलक रहा था। शायद हाल ही में वो बहुत शांत थी, इसलिए अब लोग उसे हल्के में लेने लगे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अब स्टाइल यूनिवर्सिटी और एलिनोज अकेडमी के सामने सामने पर टिकी थी। तभी एक ठहाका गूंजा जिसने माहौल तोड़ दिया। सबकी निगाहें पैट्रिक की ओर गईं। वो हाथ उठाकर बोला, सॉरी, मैं हंसी रोक नहीं पाया, प्लीज जारी रखें। आर्टिकस ने मौका पाकर कहा, प्रोफेसर फिलिप्स, आप हंस रहे हैं क्योंकि स्टाइल यूनिवर्सिटी हद से ज्यादा आरोगेंट हो गई है ना? पैट्रिक इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों में से था। यहाँ मौजूद सभी लोगों में उसके शोध परिणाम सबसे प्रभावशाली थे और इस दुनिया में वही चलता है जिसके पास सबसे बेहतरीन नतीजे हों। पैट्रिक शुरू में चुप रहना चाहता था, लेकिन आर्टिकस ने जब उसे घसीट ही लिया तो उसने शांत स्वर में कहा, मिस्टर स्टर्लिंग, इस क्षेत्र में बातें नहीं, काबिलियत बोलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ तो सुन लीजिए। इस क्षेत्र में कैथरीन मेरी टीचर भी है। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। आर्टिकस की आंखें फैल गईं। प्रोफेसर फिलिप्स, आप मजाक तो नहीं कर रहे? पैट्रिक ने गंभीर नजरों से कहा, मिस्टर स्टर्लिंग, आप जानते हैं मैं मजाक नहीं करता। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहले मार्शल ने कहा था कि कैथरीन उससे ज्यादा काबिल है और अब पैट्रिक कह रहा था कि वो उसकी टीचर है। अगर मार्शल अपनी स्टूडेंट की तारीफ में पक्षपाती था तो पैट्रिक का क्या? वो तो बिल्कुल इम्पार्शियल इंसान था। सभी की निगाहें अब कैथरीन पर टिक गईं। पैट्रिक ने मुस्कुराकर कहा, मिस स्वॉन, क्यों ना आप ही हमें अपने रिसर्च रिजल्ट्स दिखाएं? आखिर ये कन्वेंशन है और हम सब सीखने ही आए हैं। कैथरीन धीरे से उठी, हाथ में माइक्रोफोन लिया और मंच पर खड़ी हो गई। सामने बैठे सारे लोग अपने क्षेत्र के बड़े नाम थे, फिर भी कैथरीन पूरी तरह शांत थी, बिल्कुल कंपोज, आत्मविश्वास से भरी। उसने कैजुअली माइक पकड़ा और अपने शोध के कुछ सरल हिस्सों को समझाना शुरू किया। शुरुआत में सब सिर्फ जिज्ञासा से सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कैथरीन बोलती गई, उनकी आंखों में गंभीरता और ध्यान बढ़ता गया। आर्टिकस ने देखा कि उसके पास बैठे प्रोफेसर अब नोट्स बना रहे थे और ये दृश्य उसे भीतर तक चुभ गया। वो वाकई सबके बीच एक स्टूडेंट जैसा लग रहा था। कैथरीन ज्यादा बातें करने वालों में से नहीं थी। उसकी बातों में कोई फालतू शब्द नहीं थे, हर लाइन में सार था, गहराई थी। 5 मिनट में ही उसने अपनी बात खत्म की और शांत स्वर में कहा, दैट्स ऑल आई हैव टू से। सब कुछ सुनने के बाद भी हॉल में सन्नाटा था। फिर किसी ने कहा, बस इतना ही, प्लीज कंटिन्यू मिस स्वॉन, हम और सुनना चाहते हैं। तभी एक व्यक्ति ने ध्यान से उसे देखा और कहा, मिस स्वॉन, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? क्या आप 5 साल पहले मिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एकेडमिक एक्सचेंज के लिए नहीं आई थी? कैथरीन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे शीर्ष संस्थान, जहां पहुंचने का सपना हर शोधकर्ता देखता है। और अब वहां के एक प्रोफेसर कह रहे थे कि कैथरीन वहां 5 साल पहले एकेडमिक एक्सचेंज पर आई थी। पर 5 साल पहले वो कितनी उम्र की रही होगी?
सभी की निगाहें एक बार फिर कैथरीन पर टिक गईं, मानो कोई रहस्य खुलने वाला हो। अब सब समझ गए कि पैट्रिक ने उसे अपना टीचर क्यों कहा था। उसके पीछे वजह थी और वो बेहद वाजिब थी। जब सच्चाई सामने आई, आर्टिकस का चेहरा उतर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा मूर्खता भरा व्यवहार किया है। अब वो सबके बीच एक जोकर की तरह खड़ा था, बेहद शर्मिंदा, बेहद छोटा। सभी लोग जो वहां मौजूद थे वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े और जाने माने लोग थे। जब कैथरीन ने अपनी बात खत्म की तो उसने मंच दूसरों के लिए छोड़ दिया। कैथरीन जैसी प्रभावशाली शख्सियत के अच्छे उदाहरण से पूरा कन्वेंशन बेहद स्मूथ और सफल रहा। 2 घंटे तक चले इस कन्वेंशन में कैथरीन ने शुरुआत में थोड़ी देर चर्चा सुनी और फिर पूरे समय अपने फोन पर गेम खेलती रही। वो इतनी कैजुअली बिहेव कर रही थी मानो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे उसकी ताकत और काबिलियत के सामने कोई बोल भी नहीं सकता। कन्वेंशन खत्म हुआ तो कैथरीन खड़ी हुई, जाने ही वाली थी कि किसी ने उसे रोक लिया। उसने अपनी नजरें नीचे की, हल्के से देखा और ठंडे लहजे में पूछा, क्या बात है? आर्टिकस थोड़ा हिचकिचाया, हाथ मसलते हुए बोला, मिस स्वॉन, मैं आपकी प्रतिभा और आपके रिसर्च की बहुत प्रशंसा करता हूँ। कैथरीन को उसकी लंबी चौड़ी बातें सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने सीधा बीच में टोका, सीधे मुद्दे पर आओ। उसके 4 आसान से शब्दों ने ही आर्टिकस का पूरा रवैया बदल दिया। अब वो थोड़ा झुककर धीमे स्वर में बोला, मिस स्वॉन, क्या आप हमारे लैब में आने में इंटरेस्टेड हैं? हमारे पास दुनिया की सबसे प्रोफेशनल टीम है, भरपूर स्पॉन्सरशिप है और सबसे बड़ी बात, हमारा लैब मिस्टल में है। मिस्टर दुनिया का सबसे ताकतवर और समृद्ध देश, जो लगभग हर क्षेत्र में नंबर 1 था। ऐसे देश में अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होता तो उसके फ्यूचर की कोई चिंता नहीं रहती। पर अगर वही प्रोजेक्ट किसी और देश में सफल हो जाता तो मिस्टर की सुप्रीमेसी पर खतरा आ सकता था। इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि कोई और देश उससे आगे निकल जाए। इसी वजह से दुनिया के कई टॉप साइंटिस्ट्स ने अपने लैब्स मिस्टर में बनाए थे, सिर्फ उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी। आर्टिकस की सारी बातें सुनने के बाद कैथरीन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो ठंडे लहजे में बोली, याद रखना, मैं एस्किना से हूँ। मैं मिस्टर की गुलाम कभी नहीं बनूंगी। मेरा रिसर्च, मेरी उपलब्धियां सिर्फ मेरे देश की होंगी। मार्शल ने देखा कि आर्टिकस ने कैथरीन को रोक लिया है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो आर्टिकस के मकसद को अच्छी तरह जानता था। वो पहले खुद भी उसके लालच में फंस चुका था। वो मन ही मन डर रहा था कि कहीं कैथरीन भी उसकी बातों में ना आ जाए। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि पैट्रिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रोफेसर हार्टली, अपने स्टूडेंट पर भरोसा रखिए। पैट्रिक के इस एक वाक्य ने मार्शल को रोक दिया। मार्शल ने दूरी से ही कैथरीन को देखा, उसकी हर हरकत पर ध्यान देते हुए, और जैसे ही कैथरीन ने कहा, मैं एस्किना से हूँ, मार्शल की आंखों में चमक आ गई। उसने मुट्ठी भींची और जोश से कहा, बहुत बढ़िया, अगर हमारे सभी युवा कैथरीन की तरह अपने देश से प्यार करें तो हमारा देश और भी मजबूत बनेगा। पैट्रिक के दिल में भी गर्व और उत्साह उमड़ आया। वो जानता था कैथरीन कोई साधारण लड़की नहीं है, वो ब्रैंडन की फियोंसी है और ब्रैंडन जैसा देशभक्त व्यक्ति किसी कमजोर इंसान को अपने साथ नहीं रखता। वैसे भी डंकन्स को पैसों की कभी कमी नहीं थी और रेड स्टार का लैब तो खुद दुनिया के सबसे बेहतरीन लैब्स में से एक था। अगर कैथरीन को वर्ल्ड क्लास लैब में ही काम करना होता तो वो मिस्टर नहीं, रेड स्टार को चुनती। पैट्रिक के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कैथरीन पहले से ही आबर्ट लैबोरेटरी की हेड है, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े लैब्स में से एक है। ऐसी शख्सियत को एलिनोज अकेडमी का लैब क्या आकर्षित करेगा? आर्टिकस अब भी कैथरीन को मनाने की कोशिश में था। वो सोचता था, ये तो बस एक यंग लड़की है जिसने जिंदगी की सच्चाई नहीं देखी, न पैसे का असली आकर्षण, न पावर का मजा। पर जैसे ही उसने कैथरीन की तरफ हाथ बढ़ाया, कैथरीन की ठंडी तेज नजरों ने उसे वही रोक दिया। उसकी नजरें इतनी इंटिमिडेटिंग थी कि आर्टिकस डर के मारे पीछे हट गया। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से निकल गई। कन्वेंशन के बाहर आते ही उसने एक परिचित गाड़ी देखी। वो सीधी उसी की ओर बढ़ी। ब्रैंडन गाड़ी से उतरने ही वाला था कि कैथरीन ने उसे रोक दिया। खुद दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गई। बैठते ही उसने आराम से सिर ब्रैंडन की गोद में रख लिया। ब्रैंडन ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए पूछा, अपने प्रयोगों में व्यस्त है? ये प्रोजेक्ट आसान नहीं था। अगर ये सफल हुआ तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। वो जानता था कि ये उसका सपना है, इसलिए वो उसे रोक नहीं सकता था, बस चुपचाप उसका साथ दे सकता था। और क्योंकि स्टार यूनिवर्सिटी का नाम कन्वेंशन में था, उसने पैट्रिक को वहां भेजा था ताकि कैथरीन पर नजर रहे। कैथरीन मुस्कुराई और बोली, नहीं, थकी नहीं हूँ, बस ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। ब्रैंडन ने उसके बालों पर हाथ फेरा और बेहद नर्म लहजे में कहा, ठीक है, फिर ऐसे ही लेटी रहो। उसी वक्त आर्टिकस बाहर आया और उसने कैथरीन को गाड़ी में जाते देखा। उसकी नजर कार के एम्बलम पर पड़ी और वो व्यंग्य से हंसा, अच्छा, तो ये अमीर है, इसलिए पैसों में दिलचस्पी नहीं। असल में तो ये बस एक नादान फ्रेशमैन है जो खुद को बहुत समझती है। पैट्रिक ने ये सुना तो खुद को रोक नहीं पाया। वो बोला, मिस्टर स्टर्लिंग, लगता है असली नादान आप हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, जिस चीज को आप समझ नहीं सकते उसमें दखल मत दीजिए। आर्टिकस हैरान रह गया। प्रोफेसर फिलिप्स, आपका क्या मतलब है? कैथरीन आखिर है कौन? पैट्रिक की नजर फिर उसी कार पर गई। वो जानता था वो ब्रैंडन की कार थी, और ये सोचते ही उसके दिल में थोड़ा ईर्ष्या भी आई। फिर उसने आर्टिकस की ओर देखा और गंभीर लहजे में बोला, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ चाल चलना आपके लिए विनाशकारी हो सकता है।
उन्हें छोड़ दीजिए, ये कहकर पैट्रिक बिना पीछे देखे चला गया। एटिकस उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। अब वो कैथरीन के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था। वो सोच रहा था, इतनी रहस्यमय और टैलेंटेड लड़की, अगर वो मेरी स्टूडेंट बन जाए तो क्या बात हो। पर उसे नहीं पता था, कैथरीन कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो खुद एक ऐसा तूफान थी जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कैथरीन आराम से ब्रैंडन के पास लेटी हुई थी, अपने फोन से खेल रही थी। तभी अचानक फोन की वाइब्रेशन की आवाज आई और उसने देखा ब्रैंडन का फोन बज रहा था। ब्रैंडन ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज कैथरीन को साफ सुनाई दी। वो एडन था। मिस्टर डंकन, आप कहाँ हैं? चलिए डिनर साथ करते हैं। ब्रैंडन ने नीचे देखा, कैथरीन उसकी गोद में सिर रखे आराम से पड़ी थी। उसने आधी बंद आंखों से आलस में कहा, मुझे बाहर जाकर खाना नहीं खाना। ब्रैंडन कुछ कहने ही वाला था कि एडन ने कैथरीन की आवाज सुन ली और जल्दी से बोला, तो फिर घर पर डिनर करते हैं, मैं खुद बनाऊंगा, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। कैथरीन, कितने दिन बाद मिल रहे हैं, चलो साथ खाना खाते हैं। उसकी आवाज में ऐसी हड़बड़ी थी जैसे उसे डर हो कि कैथरीन उसे भूल गई हो। कैथरीन को उसका आइडिया अच्छा लगा। उसने बिना झिझक कहा, उसे बोलो सुपरमार्केट में मिलते हैं। अगर डिनर बनना ही है तो डिशेज वो खुद चुनेगी। ब्रैंडन को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फोन के दूसरी तरफ एडन ने उसकी बात सुन ली थी। वो तुरंत बोला, ऑल राइट, जैसा आप कहें मिस स्वॉन। एडन की इतनी सीरियस आवाज सुनकर कैथरीन हंस पड़ी। उसे खुश देखकर ब्रैंडन भी मुस्कुरा दिया। चलो फिर बेस्ट सेल मार्ट चलते हैं। ड्राइवर ने तुरंत दिशा बदली और गाड़ी सुपरमार्केट की ओर मुड़ गई। जब वो पहुंचे, एडन पहले से वहां मौजूद था और उसके साथ ट्रस्टन भी था। ट्रस्टन को हाल ही में पता चला था कि डंकन कॉर्पोरेशन का ब्रीन से टकराव हुआ है, तो वो फौरन लॉक्स्टन आ गया था। जब एडन ने ब्रैंडन को डिनर के लिए बुलाया, ट्रस्टन वहीं था, और ऐसे मौके को वो कैसे मिस करता। जैसे ही कैथरीन और ब्रैंडन गाड़ी से उतरे, ट्रस्टन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, कैसी, आज तो मजा आ जाएगा। एडन खुद खाना बना रहा है, इसे मिस नहीं किया जा सकता। कैथरीन ने सिर घुमाकर ब्रैंडन की तरफ देखा और पूछा, क्या सच में ये अच्छा खाना बनाता है? ब्रैंडन ने शांत स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बस 3 शब्द, और वहीं से दो मर्दों की वॉर ऑफ प्राइड शुरू हो गई। एडन आगे बढ़ा, आंखों में चुनौती थी। मिस्टर डंकन, मैं मान लेता हूं कि बिजनेस में आप मुझसे बेहतर हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि मेरी कुकिंग आपसे खराब है तो माफ कीजिए। मैं 18 साल से सिंगल हूं और इसी दौरान मैंने अपनी कुकिंग स्किल्स परफेक्ट की हैं। ट्रस्टन उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा, ओए बच्चा, तू कल रात किसी और के बेड पर नहीं उठा था, सिंगल है तू, ये तो जोक है। फिर उसने हंसते हुए जोड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा, एडन सच में अच्छा कुक है। एडन कैथरीन की तरफ मुड़ा और बोला, कैसी, तैयार रहना, आज मेरी कुकिंग से तुम चौंक जाओगी। सुपरमार्केट के अंदर पहुंचते ही एडन ने उदारता से कहा, कैथरीन, जो भी खाना चाहो ऑर्डर करो, आखिर बिल तुम्हारे फियांसे देंगे। कैथरीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो एडन थोड़ा चकित हुआ। तुम्हें पता है न, ये सुपरमार्केट खुद मिस्टर डंकन की प्रॉपर्टी है। डंकन कॉर्पोरेशन के अलावा ब्रैंडन के पास ढेरों इन्वेस्टमेंट्स थे। वो देश की सबसे बड़ी चेन सुपरमार्केट बेस्ट सेल मार्ट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। कैथरीन ने पीछे मुड़कर ब्रैंडन को कुछ सेकंड देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, इनके पास तो बहुत सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं। वो जानती थी कि ब्रैंडन की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं, शायद खुद ब्रैंडन को भी याद नहीं था कि उसके पास कितना है। ब्रैंडन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों, मेरा ऑर्डर करना चाहती हो? उसकी प्लेफुल टोन में वो चार्म था जो किसी को भी हिला दे। कैथरीन ने ठंडे अंदाज में कहा, बी सीरियस। ब्रैंडन एक कदम आगे बढ़ा, उसकी कमर में हाथ डाला और सिर अपने सीने पर टिका दिया। धीमे मोहक लहजे में बोला, अगर मैं ज्यादा सीरियस हो गया तो तुम्हें मैं पसंद नहीं आऊंगा। कैथरीन चुप रही, बस उसकी बाहों में स्थिर। साइड से ये नजारा देखकर एडन कांप गया। ट्रस्टन ने उसकी कोहनी मारी और मुस्कुराकर कहा, देखा ना, मैंने कहा था ब्रैंडन एक्सपीरियंस लवर है, कैथी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। एडन के दिमाग में अभी डर था, कहीं उसकी किसी बात से इन दोनों में झगड़ा न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ब्रैंडन जैसा आदमी उसे सबक सिखाना नहीं भूलेगा। पर अब तो ये साफ था, जो ब्रैंडन बाहर से ठंडा और गंभीर लगता था, वो असल में सबसे ज्यादा रोमांटिक और फ्लर्टेशियस था। और कमाल की बात ये थी, वो इसमें बेहद माहिर भी था। एडन जल्दी जल्दी सब्जियां लेने में जुट गया और ब्रैंडन कैथरीन के लिए स्नैक्स उठाने में। ये नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कोई पिता अपनी बेटी को खुश कर रहा हो। कैथरीन की नज़र किसी भी स्नैक पर पड़ती और ब्रैंडन उसे तुरंत ट्रॉली में डाल देता। सुपरमार्केट से निकलकर चारों सीधे ब्रैंडन के अपार्टमेंट पहुंचे, जो स्टाइल यूनिवर्सिटी के पास था। डंकन की आलीशान विलेज की तुलना में ये अपार्टमेंट छोटा था, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक होम वाइब महसूस होती थी, जैसे किसी न्यूलीवेड कपल का प्यारा सा घर। डेकोरेशन भले ही मिनिमल और ठंडा था, पर उसमें उनकी खुशहाल जिंदगी की झलक साफ दिखती थी। दरवाजे के पास एक प्यारा सा फिगरीन था, जिसके हाथ में गोल्ड प्लेट थी और उस पर रखी थी कैथरीन की पसंदीदा चॉकलेट्स। ब्रैंडन ने उन्हें वहां इसलिए रखा था ताकि वो आते जाते कभी भी खा सके। लिविंग रूम में अब कोई भारी फॉर्मल सोफा नहीं था, बल्कि एक बेहद आरामदायक सोफा था, जिस पर लेटते ही सारी थकान मिट जाती थी। स्पष्ट था, ये सिर्फ कैथरीन के लिए रखा गया था। कैथरीन अंदर आते ही सीधे अपने एक्सक्लूसिव सोफा पर जा पहुंची और आराम से उस पर फैल गई। उसके लंबे पैर सामने रखी टेबल पर थे और चेहरे पर एब्सोल्यूट कंफर्ट। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। ये घर उसका था और वो जैसे चाहे वैसे रहेगी। ब्रैंडन ने कोट उतारा, आस्तीनें चढ़ाई
बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पति ऑफिस से लौटकर अपनी पत्नी के लिए खाना बनाने जा रहा हो। लेकिन एडन गलत समझा। ब्रैंडन ये सब सिर्फ कैथरीन के लिए कर रहा था। उसकी नजरें बस उसी पर टिकी थी। वो नर्म आवाज में बोला, फ्रूट खाओगी? कैथरीन ने हाफ स्लीपी आवाज में कहा, हम हाँ। ब्रैंडन मुस्कुराया और किचन की तरफ चला गया। ट्रस्टन उसके पास आया और सोफे की साइड बैठ गया। कैसी, गेम खेलें? चलो साथ खेलते हैं। कैथरीन ने बिना ज्यादा सोचे सिर हिलाया। ठीक है। उसके साथ खेलना उसे बुरा नहीं लगा। ट्रस्टन ने तुरंत फोन निकाला और लॉग इन किया। ये देखकर एडन हक्का बक्का रह गया। मिस्टर लैम्बर्ट, आप गेम खेलने वाले हैं? तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? ट्रस्टन ने बिना पीछे देखे कहा। तुम शेफ हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एडन ने लंबी सांस ली। उसे आखिर समझ आ ही गया कि ट्रस्टन जैसा दोस्त रसोई के वक्त बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होता। एडन सच में खाना बनाने में माहिर था। लेंस परिवार कई साल पहले विदेश चला गया था। एडन हमेशा बाहर से एक कैफी प्लेबॉय जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से वो बहुत देशभक्त था। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे एस्कनीज खाना बेहद पसंद था। अपने टेस्ट को असली बनाए रखने के लिए उसने कई शेफ से खुद खाना बनाना सीखा था। जो शौक के तौर पर शुरू हुआ था अब उसकी खासियत बन चुका था और आज वो उसे दिखाने वाला था। एडन किचन में व्यस्त था जबकि ब्रैंडन फल काटकर बाहर आया। कैथरीन ट्रस्टन के साथ गेम खेल रही थी। कैथरीन शांत थी, लेकिन ट्रस्टन पूरी तरह जोश में उसकी गर्दन की नसें तक उभर आई थी। जब कैथरीन ने गेम में दुश्मन पर सीधा वार किया, ट्रस्टन खुशी से चिल्लाया, वाओ कैसी, वो तो कमाल था। अब सामने वाले ढोंगी कुछ नहीं कर पाएंगे। तूने तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया। चल अब मैं फ्राइंग पैन से इन्हें खत्म करता हूँ। उनकी ये एक्साइटमेंट देखकर ब्रैंडन मुस्कुराया और कैथरीन के पास बैठकर उसे फल खाने को दिए। कैथरीन ने बिना देखे ही खाना शुरू कर दिया। ब्रैंडन का ये केयरिंग जेस्चर देखकर ट्रस्टन ने सिर घुमाकर कहा, कितना शो ऑफ करता है यार। गेम का एक राउंड खत्म हुआ ही था कि हेडसेट से ब्रायन और रोनन की आवाज आई। वो लोग शिकायत कर रहे थे कि ट्रस्टन ने कैथरीन के साथ उनकी जगह ले ली थी। रोनन ने बच्चे जैसी आवाज में कहा, कैथरीन अब मेरी बारी है ना। काफी देर से वो दोनों ऑनलाइन उसका इंतजार कर रहे थे और ट्रस्टन बीच में आ गया था। आखिरकार ट्रस्टन को टीम से निकाल दिया गया। हालांकि उसे अफसोस हुआ, लेकिन कैसी के साथ खेलकर उसका दिन बन गया था। ब्रैंडन के पास रखे कैबिनेट में ड्रिंक्स देखकर ट्रस्टन ने कहा, मिस्टर डंकन चलो एक ड्रिंक हो जाए। ब्रैंडन ने कैथरीन का हाथ छोड़ा, विस्की उठाया और ट्रस्टन को ग्लास बढ़ाया। ट्रस्टन ने कैजुअली कहा, सुना है कैथरीन आज किसी कन्वेंशन में गई थी। ब्रैंडन ने शांत स्वर में कहा, हाँ। वो नीचे देख रहा था, इसलिए उसे ट्रस्टन की चिंतित नजरें दिखाई नहीं दी। ट्रस्टन बोला, सुना है ये कन्वेंशन वर्ल्ड क्लास लेवल का था। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स वहां थे, उनमें एटिकस भी था जो मिस्टर के एलिनोस लैबोरेटरी से है। अब उसकी नई पहचान है और ताज़ा खबर यह है कि वो जीनियम लैबोरेटरी में शामिल हो गया है और अब वही वहां का हेड है। सुना है उसने उस कन्वेंशन में स्टाई यूनिवर्सिटी की एक फीमेल स्टूडेंट पर नजर डाल रखी है। जीनियम लैबोरेटरी की बदनाम रेप्यूटेशन दुनिया भर में फैली हुई थी। असल में उसके पीछे मिस्टर की मिलिट्री का हाथ था, इसलिए वो लोग बेहद घमंडी और बेपरवाह थे। उनके एक्सपेरिमेंट्स भले ही सफल होते थे, लेकिन उनके तरीके नीच और निर्दयी थे। ब्रैंडन को चुप देखकर ट्रस्टन ने झिझकते हुए फिर कहा, एटिकस कोई आसान इंसान नहीं है और अगर उसने किसी स्टूडेंट को टारगेट किया है तो बात गंभीर हो सकती है। ट्रस्टन जानता था कि असली खतरा एटिकस नहीं बल्कि जीनियम लैबोरेटरी थी, जिसकी पावर को अंडरएस्टिमेट करना मुश्किल था। इसलिए उसने ब्रैंडन को तुरंत बताया ताकि वो पहले से तैयारी कर सके। ब्रैंडन ने विस्की का ग्लास उठाया, धीरे धीरे जुलाया और एक घूंट लिया। तेज शराब गले से नीचे उतरी, लेकिन उसके चेहरे का भाव एक पल को भी नहीं बदला। ग्लास रखते हुए उसने ठंडे पर घमंडी लहजे में कहा, लेट इट बी। उसकी आंखों की ठहराव भरी चमक में एक शांत पर भयानक डोमिनेंस थी। चाहे जीनियम के पीछे मिस्टर की मिलिट्री क्यों न हो, अगर किसी ने कैथरीन को छूने की हिम्मत की तो ब्रैंडन उसे नर्क तक भेज देगा। ट्रस्टन ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत निश्चिंत हो गया। वो ब्रैंडन को सालों से जानता था। जब वो ऐसा शांत होता था तभी सबसे खतरनाक होता था। सही कहा, ट्रस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा देश है। अगर मिस्टर के लोग यहाँ मनमानी करने आए तो उन्हें पछताना पड़ेगा। ब्रैंडन ने ग्लास उठाकर हल्के से टकराया। चीयर्स, दोनों ने एक साथ कहा और विस्की पी ली। कैथरीन के मामले में ब्रैंडन की एक ही सीमा थी, अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उनका अंत तय कर देगा। चाहे वो एडसन हो या एटिकस, जो भी कैथरीन के रास्ते में आया उसे मिटा दिया जाएगा। फिर ट्रस्टन ने एक और विषय छेड़ा, सुना है तुमने उस फॉरेन गाय से सीधी टक्कर ले ली है। बाहर अफवाहें उड़ रही थी कि डंकन परिवार अब बर्बादी के कगार पर है। कई लोग उनकी हार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रस्टन जानता था कि ब्रैंडन जैसा आदमी इतनी आसानी से नहीं हारता। एडन से बात करने के बाद उसे कुछ अंदरूनी बातें समझ आ गई थी और अब वो इस खेल में हिस्सा लेना चाहता था। मिस्टर डंकन, ट्रस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना बड़ा गेम चल रहा है, मैं भी थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। कैथरीन के लिए ट्रस्टन की चिंता देखकर ब्रैंडन ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारे परिवार का नौतेवल में ज्यादा बिजनेस नहीं है। ईसिविल प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, उसमें हाथ डालो। ट्रस्टन तुरंत समझ गया कि ब्रैंडन इशारा कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट जीतने वाला है। वो मुस्कुराया और अपना ग्लास उठाया। थैंक यू मिस्टर डंकन। फिर उसने विस्की एक ही घूंट में खत्म कर दी। वो जानता था ब्रैंडन का उसे शामिल करना सिर्फ दोस्ती नहीं थी, इसमें कैथरीन की अहमियत भी थी। दोस्ती के साथ साथ अब उनके बीच दो बड़ी फैमिलीज के फ्यूचर का भी रिश्ता जुड़ गया था। उसी वक्त कैथरीन का गेम खत्म हुआ और एडन मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर आया। चलो सब लोग, खाना तैयार है। एडन वाकई अच्छा कुक था। सबसे बड़ी बात वो जानता था कि कैथरीन किस तरह खाना पसंद करती है।
चारों मिलकर वो सारे 6 डिशेस खत्म कर गए। एडन ने देखा कि कैथरीन ने फॉर्क रख दिया और थोड़ी को सहारा देकर एक्सपेक्टेंटली उसे देख रही थी। कैथरीन, बताओ ना, मेरा खाना कैसा बना? क्या ये मिस्टर डंकन से ज्यादा अच्छा नहीं है? जैसा उसने पहले कहा था, शायद वो ब्रैंडन से बाकी चीजों में कम्पीट नहीं कर पाता, लेकिन खाने में उसे हार मानने का भरोसा नहीं था। बस एडन सोच ही रहा था कोई तारीफ सुन लेगा कि कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, मुझे ब्रैंडन का खाना ज्यादा पसंद है। ब्रैंडन चुपचाप कुर्सी पर पीछे बैठ गया, आंखों में संतुष्टि की एक सी मुस्कान थी। वो जानता था कि उसे कैथरीन की पसंद मिलती है, वो हर चीज जो ब्रैंडन बनाता कैथरीन को अच्छा लगता था। एडन तुरंत तड़प उठा, कैसे हो सकता है? मिस्टर डंकन का खाना मुझसे बेटर कैसे हो सकता है? पार्श्व में सुन रहा ट्रस्टन आंखें घुमाकर एडन को धक्का दे गया। एडन, इतनी लंबी सिंगल लाइफ ने तेरी दिमागी हालत खराब कर दी क्या? जो तुम बना रहे हो वो स्किल से है, तुम बस एक स्किल्ड कुक हो। और जो मिस्टर डंकन बना रहा है वो लव से बन रहा है, समझे? ट्रस्टन सह नहीं सका और एडन की इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास लगा दी। ट्रस्टन की बातों से एडन धीरे धीरे समझ आया। उसने निचोड़कर कंधे सिकुड़ते हुए कहा, ठीक है, मेरी गलती मान लेता हूँ। तुम लोग बस मुझे सिंगल होने की वजह से परेशान कर रहे हो। एडन दिल में हंसते हुए बोला, लव की ताकत, कौन सा बड़ा मामला है, अपनी ही गलती है यार। ट्रस्टन ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, खाना खा के निकलो यहाँ से, हम दोनों ही थर्ड व्हील बन गए हैं। ट्रस्टन अब और रुकना नहीं चाहता था। ब्रैंडन की पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इतने समय तक देखकर उसे भी गर्लफ्रेंड चाहिए थी। किसी को इज्जत से इठलाते देखना मजेदार लगता था। तीसरे पहिए का रोल बिल्कुल भी मजेदार नहीं था और ऐसा लगता था कि एडन को इसकी भनक तक नहीं थी। ट्रस्टन को ऑड्री की बहुत याद आ रही थी। इस वक्त तो वो ऑड्री के साथ वीडियो चैट करना भी पसंद करता। ट्रस्टन की नज़र में एडन झिझकते हुए उससे उठकर चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। कैथरीन उठी और सोफे पर चली गई, लेटकर फोन के साथ खेलने लगी। लैब में इन दिनों बहुत व्यस्त थी, वह आराम करने का मौका ही कम मिलता था। बस कुछ मिनट का ब्रेक चाहिए था दिमाग साफ करने के लिए। ब्रैंडन उसके पास बैठ गया। एक हाथ से वो कैथरीन को पकड़कर रखा और दूसरे हाथ से अपना लैपटॉप चलाने लगा। दोनों चुपचाप अपनी अपनी चीजों में मशगूल थे, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक वैसे जैसे कई सालों की शादीशुदा जोड़ी हो। ये साधारण शांत सा साथ कितना आरामदायक और सुहावना लग रहा था। लॉक्सटन के पीकव्यू होटल को शहर में अब नई बेंचमार्क माना जाने लगा था, एक अल्ट्रा लग्जूरियस 7 स्टार जैसा होटल जहां अमीरों दारोगा अक्सर रुकते थे। जीनियन लैबोरेटरी के बैकिंग के साथ एटिकस अब अक्सर यहीं ठहरता था। एक असिस्टेंट ने एटिकस के पास नई जानकारी रखी। प्रोफेसर स्टर्लिंग, आपकी मांगी हुई डॉक्यूमेंट्स ये लो। एटिकस ने जो कर रहा था उसे एक तरफ रखकर ईगली डॉक्यूमेंट्स उठा लिए। जैसे ही उसने खोला, पढ़ने से पहले ही उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने शिकायत करते हुए कहा, इतना ही। नर्वस असिस्टेंट ने सावधानी से कहा, प्रोफेसर स्टर्लिंग, हमारी इंटेलिजेंस रिसोर्सेज से यही सबसे ज्यादा पता चला है। वे लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि जिस शख्स की एटिकस जांच कर रहा था वो इतना रहस्यमय निकलेगा। एटिकस हैरान था। कैथरीन की जांच में इंटेलिजेंस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और फिर भी कोई काम की जानकारी न मिलना, यह विश्वास करने जैसा नहीं था। क्या एस्किना ने जानबूझकर कैथरीन की जानकारी सील कर दी है? उसने सोचा, ये बहुत संभव लग रहा था। आखिरकार वो स्टाई यूनिवर्सिटी में मार्शल की छात्रा थी और उसी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट की रिसर्च अभी किसी मामले में की फिगर मानी जा सकती थी। जिज्ञासा से भरा एटिकस डॉक्यूमेंट्स खोलकर पढ़ने लगा। उसने कुछ टाइटल देखे, द एयर ऑफ द स्वॉन्स इन कासिया, द फियांसी ऑफ द हेड ऑफ द डंकन्स इन कासिया और द टॉप स्कोरर ऑफ द एसएटी इन एस्किना दिस ईयर। डॉक्यूमेंट्स में मिली सीमित जानकारी देखकर एटिकस चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कैथरीन इतनी मजबूत और इम्प्रेसिव हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके ऑफर ने कैथरीन को प्रभावित नहीं किया। एक फाइनेंशियल कंग्लोमरेट की वारिस के लिए पैसे सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं। स्वॉन कॉर्पोरेशन के कारोबार को संभालते हुए रिसर्च पर भी काम करना, इसे पता चलता था कि उसकी कैपेबिलिटी उससे भी ज्यादा थी जितना एटिकस ने सोचा था। अगर वो उनकी लैबोरेटरी में आ जाए तो ये लैब दुनिया की सबसे बेहतरीन बन सकती थी। असिस्टेंट ने देखा कि एटिकस डॉक्यूमेंट्स को निहार रहा है। थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद उसने एक और इंटेल दिया, प्रोफेसर स्टर्लिंग, ये भी देखिए। एटिकस ने फोन उठाया और वीडियो खोल दी। जैसे ही वीडियो चला, वो उसमें दिख रहे विदेशी नौजवान पर ठहर गया। क्या ये एडसन नहीं है? उसकी आवाज में सरप्राइज सा था। असिस्टेंट ने सिर हिलाकर बताया कि वीडियो का स्रोत क्या है। प्रोफेसर स्टर्लिंग, ये वीडियो कुछ समय पहले एस्किना की सोशल मीडिया पर खूब चला था। वीडियो में कैथरीन भी है और एडसन भी। ब्रैंडन, जो डंकन्स का हेड है, वो भी वहां था। लोगों ने इनके बीच रोमांटिक एंटेंगलमेंट की अफवाहें उड़ाई। केक शॉप वाली घटना पर कई लोगों ने वीडियो बनाया और इंटरनेट पर शेयर कर दिया था। हालांकि ब्रैंडन ने जल्दी से सिचुएशन कंट्रोल करके ज्यादातर वीडियो हटा दिए, लेकिन एटिकस जैसा शख्स उन सर्कुलेटिंग वीडियो की कॉपीज हासिल करना मुश्किल नहीं था। एटिकस ने कभी नहीं सोचा था कि एडसन भी इस मामले में इन्वॉल्व होगा। भले ही एटिकस ब्रेन्स का हिस्सा न हो, पर उसका परिवार एडसन की मां के परिवार से जुड़ा हुआ था, तो वो एडसन को जानता भी था। एडसन की फैमिली में उसकी पोजीशन क्या है, यह एटिकस भलीभांति समझता था। एडसन, जो एक नॉन वुमनाइजर था, आमतौर पर एस्किना में कमाता, तो कैसे उसकी कैथरीन से कोई रिलेशन हो सकती है? कैलेंडर की तरफ देखते हुए एटिकस ने असिस्टेंट से कहा, यह घटना अभी थोड़ी ही पहले हुई है। एडसन शायद अभी भी एस्किना में है, उससे कांटेक्ट करो, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। कैथरीन की टैलेंट के बारे में सोचते ही एटिकस का दिल लालच से भर गया। वह चाहता था कि उसे किसी भी तरह अपनी लैबोरेटरी में लाया जाए। जी प्रोफेसर स्टर्लिंग, मैं अभी ही कर देता हूँ। असिस्टेंट ने आदेश पाकर तुरंत निकल लिया। एडसन की ब्रेन्स में जो खास पोजीशन थी, उसे कांटेक्ट करना आसान काम नहीं था।
असिस्टेंट के निकलने के बाद आर्टिकस डॉक्यूमेंट्स पर झुका रहा। कैथरीन की फोटो और साथ सर्टिफिकेट पर रखी इलेक्ट्रॉनिक फोटो देखकर उसने महसूस किया ये लड़की रहस्यमय भी है और आकर्षक भी। अब उसके लिए किसी भी हद तक जाकर कैथरीन को अपने पास लाना जरूरी लग रहा था। कैथरीन करीब 1 घंटे से गेम खेल रही थी जब अचानक उसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई क्योंकि किसी ने उसका फोन उससे छीन लिया था। वो चौंक कर ऊपर देखती है और सीधा उसकी नजर उस शख्स से मिलती है जिसकी गहरी मोहक आंखें जैसे उसकी सांसें रोक लेती हैं। बहुत से लोग एडसन की नीली आंखों की तारीफ करते थे, कहते थे वो खुदा की बनाई हुई कोई कलाकारी है। लेकिन कैथरीन के लिए वो सब बेकार था, क्योंकि जिन्होंने ब्रैंडन की आंखें नहीं देखी उन्होंने असल में खूबसूरती देखी ही नहीं। उसके सामने खड़ा वो शख्स उसकी साफ चमकती आंखों में जैसे पूरा आसमान समाया हो, सितारों सी गहराई और रोशनी लिए हुए। ब्रैंडन दरअसल उसे समझाने आया था कि गेम्स कम खेले, उसे उसकी आंखों की फिक्र थी। लेकिन जब उसने देखा कि कैथरीन उसे इतनी देर तक देख रही है, उसका सारा प्रीच मोड अचानक गायब हो गया। वो जानता था वो कैथरीन के लिए पूरी तरह गिर चुका है, बिना किसी बचाव के, पूरे दिल से। उसकी नर्म गहरी आवाज में मोहब्बत ऐसे छिपी थी जैसे दरिया में लहरें। थोड़ा आराम कर लो, हम गेम कल खेल लेना, ओके। वो ब्रैंडन जो दुनिया के सामने सख्त और निर्णायक माना जाता था, कैथरीन के सामने हमेशा अपनी आवाज में सॉफ्टनेस ले आता था। कैथरीन ने हल्की सी भौं उठाए उसकी ओर देखते हुए बोली, रात इतनी लंबी है तो इतनी जल्दी आराम क्यों करना है? ब्रैंडन पल भर को रुका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर ऐसा करो, आज काउच पर ट्राई करते हैं और फिर बेड पर चलते हैं, टाइम तो अच्छा कट जाएगा। कैथरीन का चेहरा लाल पड़ गया। काउच पर ट्राई करें, उसने मन ही मन दोहराया और फिर समझते ही उसकी आंखें फैल गईं। पर ब्रैंडन ने उसे जवाब देने का वक्त ही नहीं दिया, उसकी कमर पकड़कर एक झटके में उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसके चेहरे पर अब वो खतरनाक शरारती मुस्कान थी। चलो ट्राई करते हैं, उसने धीमे से कहा। काफी देर बाद कैथरीन आखिरकार अपने प्यारे काउच से उठी। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे, गालों पर लाली जैसे नहाने के बाद आ गई हो, इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई नजर हटा ही न पाए। वो ब्रैंडन की बाहों में थकी हुई सी पड़ी थी, इतनी की उंगली तक हिलाने का मन नहीं था। ब्रैंडन ने एक हाथ से उसे उठाया और कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी पीठ पर जगह जगह लाल निशान उभर आए थे, वो भी उसकी दीवानगी की पहचान थे। कमरे में पहुंचकर ब्रैंडन ने बड़ी कोमलता से कैथरीन को बिस्तर पर लिटाया। कैथरीन अब हिलने की भी ताकत नहीं रखती थी। जब ब्रैंडन ने उसे कंबल से ढंकना चाहा, वो थके स्वर में बड़बड़ाए, तुम तो बिल्कुल बीस्ट हो। उसकी कमजोर नींद भरी आवाज में गुस्सा कम, नाज ज्यादा था। ब्रैंडन का दिल पिघल गया, उसने उसका नाजुक हाथ थामकर हल्के से चूमा। तुम सही कहते हो, मैं सच में बीस्ट हूँ। कैथरीन ने उसकी इस शेमलेस हरकत पर आंखें घुमाई। ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था, उसने कहा। लेकिन ब्रैंडन, जो अब बेतहाशा खुश था, मुस्कुराया और बोला, मैं तो इसे कॉम्प्लीमेंट ही मान लेता हूँ। वो टिश्यू उठाकर उसके शरीर से पसीना पोंछने लगा। कैथरीन ने मन ही मन सोचा, थोड़ा पसीना है, सूख जाने दो ना। पर रोकने की भी हिम्मत नहीं थी, बस हल्का सा सरक गई ताकि उसका हाथ थोड़ा हटे। ब्रैंडन ने हार नहीं मानी, धीरे से बोला, शांत रहो, सूख जाओगी तो आराम लगेगा। इतना पसीना है, ठंड लग जाएगी। कैथरीन को अब एहसास हुआ ये आदमी बॉर्न प्रीचर है, लेकिन ये साइड सिर्फ तब दिखता है जब वो दोनों अकेले होते हैं, वरना दुनिया के सामने तो ये हमेशा रिजर्व और सख्त रहता है। जानती थी कि रोकना बेकार है, तो वो चुपचाप ब्रैंडन के सीने से लग गई। वो धीरे धीरे उसका पसीना पोंछता गया, उसे पलटकर और आराम से साफ करता रहा। थोड़ी देर में कमरे का तापमान जैसे बढ़ने लगा। ब्रैंडन की नजरें कैथरीन पर टिक गईं, आंखों में फिर वही पुरानी चाहत, लेकिन खुद को रोकने की कोशिश करते हुए। तभी कैथरीन ने नींद में हल्की सी सिसकारी भरी और उसी पल ब्रैंडन झुकाया। उसने उसके माथे और कान के पास हल्का सा चुंबन दिया और गंभीर स्वर में फुसफुसाया, काउच पर ट्राई कर लिया, अब बेड की बारी है। कैथरीन ने भौहें सिकोड़ ली, पूरी तरह स्पीचलेस। क्या ये पागल हो गया है? उसने मन में सोचा, अगर मैं आयरन वुमन भी होती तो भी इतनी जल्दी दोबारा नहीं कर सकती। इसी बीच दूसरी तरफ जैसे ही एटिकस ने एडसन को ढूंढ निकाला, पैक्सटन को खबर मिल गई। और क्योंकि बात कैथरीन से जुड़ी थी, उसने बिना देर किए ब्रैंडन को कॉल किया। फोन की स्क्रीन जैसे ही जली, ब्रैंडन चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत फोन साइलेंट कर दिया ताकि कैथरीन की गहरी नींद न टूटे, जो 2 बार की दीवानगी के बाद बमुश्किल सो पाई थी। ब्रैंडन ने धीरे से हाथ खींचा, पर कैथरीन इवन हाफ अस्लीप फिर भी हल्की सी हरकत से महसूस कर गई। हालांकि ब्रैंडन के साथ होने से वो अब पूरी तरह निश्चिंत थी, बस हल्की सी हम निकली उसके होंठों से। ब्रैंडन ने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, बस एक कॉल लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ। ओके, कैथरीन ने नींद भरे स्वर में जवाब दिया। उसकी इजाजत मिलते ही ब्रैंडन उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। बोलो, अभी कुछ पल पहले की वो नर्म आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। पैक्सटन कांप गया, जान गया कि बॉस नाराज है। वो तुरंत बोला, बॉस, एटिकस ने अभी एडसन से कांटेक्ट किया है, कल सुबह उनकी मीटिंग तय हुई है। हमारी रिपोर्ट कहती है कि एटिकस दरअसल एडसन की मां का कजन है, यानी दोनों रिश्तेदार हैं। ब्रैंडन का चेहरा सख्त हो गया। पैक्सटन पहले से ही एलीट टीम को अलर्ट कर चुका था, एटिकस पर हर वक्त नजर रखी जा रही थी। कासिया में एटिकस की हर मूवमेंट सर्वेलेंस में थी, वो जितना भी रहस्यमयी बने, डंकन परिवार की नजर से बच पाना नामुमकिन था। ब्रैंडन को साफ पता था एटिकस और एडसन का मिलना किसी पारिवारिक विजिट से ज्यादा था। इसमें कोई ना कोई मकसद जरूर छिपा है। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, दोनों पर कड़ी नजर रखो। वो क्या बोलते हैं, एक एक शब्द चाहिए मुझे। पैक्सटन ने बिना झिझके जवाब दिया, जी बॉस, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन दोपहर तक कैथरीन गहरी नींद में थी। उसे इतनी देर तक सोता देखकर ब्रैंडन ने सोचा आज उसके लिए कुछ हल्का
इस स्वाद में गहराई थी। जब कैथरीन उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठी तो ब्रैंडन ने गर्मागर्म सूप उसके साथ। कैथरीन ने कटोरा उठाया और धीरे धीरे पीना शुरू किया। ब्रैंडन से मिलने के बाद से ही उसके पेट की सारी परेशानियां लगभग गायब हो गई थी। ब्रैंडन के बनाए सूप का स्वाद हर दिन और भी बेहतर हो रहा था। खुशबू इतनी मनमोहक कि कोई भी उससे इनकार न कर सके। कैथरीन को खाते देख ब्रैंडन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसके लिए कैथरीन को खाना खाते देखना अरबों डॉलर की किसी बिजनेस डील से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। जब कैथरीन ने अपना कटोरा नीचे रखा, ब्रैंडन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसने रोक दिया। बस अब काफी है। ब्रैंडन को उसका खाली कटोरा देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हर वक्त उसके लिए और परोसने को तैयार रहता। कैथरीन सच में बहुत खाती थी, ज्यादातर लड़कियों की तुलना में कहीं ज्यादा। फिर भी वो कभी मोटी नहीं हुई क्योंकि उसकी उम्र कम थी, मेटाबॉलिज्म तेज था और साल भर की मेहनत भरी लाइफस्टाइल ने उसके शरीर को हमेशा फिट रखा था। लेकिन ब्रैंडन के साथ रहने के बाद उसके वजन में कुछ पाउंड का इजाफा जरूर हुआ था, जो रोनन सालों से कोशिश करके भी नहीं कर पाया था। कैथरीन के मना करने पर ब्रैंडन ने ज्यादा जिद नहीं की। वो बस एक हाथ से अपना चेहरा टिकाए प्यार भरी निगाहों से उसे देखता रहा। आज लैब जा रही हो? कैथरीन ने कुछ पल सोचा। गणनाएं अभी चल रही थी, मॉडलिंग डेटा पूरा होने में वक्त था। वो जानती थी उसे अभी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत नहीं है। उसके ये चार शब्द बहुत कुछ कह रहे थे। अगर ब्रैंडन को जरूरत हो तो वो यही रहेगी, वरना लैब भी पसंद करती है। पर ब्रैंडन उसे इतना समझता था कि सही फैसला खुद ही कर ले। वो हल्के से मुस्कुराया, तो फिर आज रात मेरे साथ एक बैंक्वेट में चलो। कैथरीन ने बिना कुछ पूछे सिर हिलाया। ओके। वो जानती थी ब्रैंडन को भी भीड़भाड़ पसंद नहीं, तो अगर उसने खुद उसे बुलाया है तो जरूर कोई वजह होगी। और वैसे भी ब्रैंडन के साथ रहते हुए उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। क्या मैं तुम्हारे लिए स्टाइलिस्ट बुला दूं? ब्रैंडन ने पूछा। कैथरीन ने थकान भरे अंदाज में हाथ हिलाया। नो नीड, क्योंकि हर स्टाइलिंग में घंटों लगते थे और उसे इन बेकार चीजों पर वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं था। शाम को वो बस कोई भी अच्छा सा ड्रेस पहन लेगी, हल्का मेकअप लगा लेगी, बस उतना काफी है। ठीक है। ब्रैंडन की आवाज में एक कोमल लाड़ था। वो जानता था बिना मेकअप के भी उसकी औरत हर महफिल की शान बनेगी। रात हुई तो आसमान तारों से जगमगा उठा। लॉक्सटन के बाहरी इलाके में एक आलीशान एस्टेट रोशनी से नहा रहा था। दरवाजे पर लग्जरी कारों की कतारें लगी थीं। शानदार कपड़ों में सजे पुरुष और महिलाएं रॉयल अंदाज में रेड कारपेट पर चलकर अंदर जा रही थी। हर एक चेहरा लॉक्सटन के किसी बड़े उद्यमी का था। ये वो लोग थे जिन्हें इस महफिल में बुलाना अपने आप में एक इज्जत थी। भीड़ के बीच से एक काली बेंटली धीरे धीरे गुजरी, सीधा मुख्य द्वार की ओर। उसके पहिए रेड कारपेट पर चलते ही सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। किसकी कार है ये तो सीधे मेन एंट्रेंस तक जा रही है। लाइसेंस प्लेट देखो जरा। ओह माय गॉड। चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई, पर कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। जो इस तरह अंदर जा रहा है उसके पास जरूर मेजबान की इजाजत होगी। और लॉक्सटन में ऐसे लोग गिने चुने ही थे, उन्हें नाराज करना कोई सोच भी नहीं सकता था। बेंटली रुकी और क्लेटन्स परिवार के मुखिया खुद आगे बढ़े। दरवाजा खोलते हुए बोले, मिस्टर डंकन, वेलकम। ब्रैंडन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर कार की दूसरी तरफ जाकर दरवाजा खोला। जैक्सन समझ गया जिसके लिए ब्रैंडन खुद दरवाजा खोल रहा है वो कोई मामूली शख्स नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, इंतजार में कि अंदर से कौन बाहर आएगा। हर निगाह उसी दिशा में टिकी हुई थी। क्लेटन्स आज की इस महफिल के मेजबान थे। फेसेस परिवार के पतन के बाद जैक्सन के नेतृत्व में क्लेटन्स तेजी से उभरे थे। कहा जाता था उन्हें किसी रहस्यमय निवेशक का साथ मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए थे। फेसेस का वो चमकता दौर अब खत्म था। अब लॉक्सटन में क्लेटन्स का राज था। अब सब यही सोच रहे थे, आखिर वो कौन है जिसे ब्रैंडन और जैक्सन दोनों खुद रिसीव करने आए हैं। बेंटली के अंदर कैथरीन सीट पर सिर टिकाए आराम कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला उसने धीरे से आंखें खोली। ब्रैंडन ने उसके चेहरे की थकान देखी और एक पल को उसे लाने का पछतावा हुआ। अगर चाहो तो थोड़ा और सो लो, मैं इंतजार कर लूंगा, उसने कहा। भीड़ के बीच खड़ा ब्रैंडन आसपास की फुसफुसाहटों से बेपरवाह था। उसकी नजर में बस कैथरीन थी और उसके सिवा कुछ मायने नहीं रखता था। कैथरीन ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी। नहीं, चलो, उसने कहा और ब्रैंडन की तरफ हाथ बढ़ाया। धीरे से वो कार से बाहर निकली और उस पल जैसे हवा भी थम गई। सामने खड़ी लड़की किसी परीक्षा की तरह लग रही थी। सिर्फ एक सादा सफेद ड्रेस, खुले बाल और हल्का सा मेकअप, पर उसकी मौजूदगी इतनी अलौकिक थी कि सबकी सांसें थम गईं। यहाँ तक कि जैक्सन भी कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही आत्मविश्वासी लड़की है जिससे वो पिछली बार मिला था। तब से वो बस कैथरीन के मैनेजर से काम कर रहा था, पर उसकी उस बेफिक्री और भरोसे ने उसे गहराई से प्रभावित किया था। आखिरकार होश में आकर जैक्सन आगे बढ़ा और शालीनता से हाथ बढ़ाया। मिस वॉन, लॉन्ग टाइम नो सी, उसने कहा। कैथरीन ने उसे देखा, एक पल को पहचानते हुए सिर हिलाया। हेलो मिस्टर क्लेटन, उसने जवाब दिया, शांत, संयमित और उसी राजसी गरिमा के साथ जैसे वो खुद एक अलग दुनिया की हो। जैक्सन ने खुद ब्रैंडन और कैथरीन का स्वागत किया और उन्हें हॉल के अंदर तक ले आया। अंदर पहुंचते ही कैथरीन को समझ में आ गया कि ब्रैंडन ने उसे इस बैंक्वेट में क्यों बुलाया था। जैसे ही एडसन ने कैथरीन को देखा, उसकी आंखों में एकदम रोशनी आ गई और वह उठता हुआ उसके पास आया, हाथ में उठी हुई ग्लास के साथ। कैसी, कुछ दिन से नहीं देखा तुम्हें, बहुत मिस किया तुम्हें। एडसन की आवाज धीमी नहीं थी, आसपास खड़े लोग सब सुन ही गए। पहले लोग हैरान थे कि कैथरीन ब्रैंडन के साथ आई है, पर ये किसने सोचा था कि वो कैथरीन एडसन को भी जानती हो।
ब्रीन्स और डंकन कॉर्पोरेशन के बीच हाल फिलहाल तनातनी चल रही थी, फिर भी वही लड़की जो ब्रैंडन के साथ आई थी एडसन से इतनी घनिष्ठ दिख रही थी। इन परस्पर रिश्तों ने भीड़ में तुरंत अफवाहों का सागर ला दिया। हर कोई जानना चाहता था कैथरीन का बैकग्राउंड क्या है और इन दोनों का असली रिश्ता क्या है। जैसे ही ब्रैंडन ने एडसन को आने देखा, उसकी आंखें काली हो आईं, एक ठंडी हठपूर्ण दुश्मनी बाहर आ गई। उसके चारों ओर एक डरावना ऑरा फैल गया, वातावरण में जैसे अचानक ठंडी हवा चलाए हो। कैथरीन ने एडसन की ओर बिना किसी एहसास के देखा और बस उससे गुजर गई, दूसरी बार तक निगाह न डाले उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एडसन एक पल के लिए जड़ सा रह गया, उसने नहीं सोचा था कि कैथरीन उसे ऐसे ट्रीट करेगी। ब्रैंडन कैथरीन के पीछे पीछे आया और जब वो एडसन के पास से गुजरा तो तुच्छता से उसकी ओर नाक भान सिकुड़ी और ऊपर नीचे देखा। लगता है अभी तक तुम्हें सबक नहीं मिला, उसने ठंडी तान में कहा। एडसन ने भौहें चढ़ाई और ब्रैंडन को जाते देखकर बात का मतलब नहीं समझ पाया, पर कुछ ही मिनट बाद उसे सब समझ में आ गया। उसकी असिस्टेंट जल्दी एडसन को ढूंढकर बोला, बॉस बड़ी बात हुई है। एडसन ने नाराज निगाहें घुमाई और चेतावनी दी, अच्छा कारण होना चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। असिस्टेंट कांपते हुए अपना फोन थमाने लगा। फोन देखकर एडसन ने शक भरी नजर से लिया और फिर उसकी दुनिया ही छिन्न भिन्न हो गई। उसने नहीं सोचा था कि कुछ समय पहले उसका अबडक्ट होना और उस हेलहोल में ले जाया जाना रिकॉर्ड हो गया होगा, और सबसे डरावनी बात, अब ये तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई थी। अपनी जर्जर बिखरी हुई तस्वीरें देखकर एडसन खुद को रोक न पाया। उसने फोन जबरदस्ती फेंक दिया और वो वहीं पड़े गिर पड़े। फोन एक ही झटके में टुकड़ों में टूट गया। सभी की निगाहें फिर से एडसन पर टिक गईं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, कई लोगों के पास उसकी वही फोटोज आ चुकी थी। अब जब लोग उसकी तरफ देखते, उनकी आंखों में ताना सा चमक आता। यह नजरें एडसन के बर्दाश्त के बाहर हो गई, वह अब वहां नहीं रुका सकता था। उसने तुरंत वेन्यू छोड़ दिया और उसकी असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसकी असिस्टेंट भागते हुए बोली, बॉस मैं लोग लगा रहा हूँ, जांच करवा दूंगा, पता चल जाएगा कौन है पीछे। एडसन बीच में खड़ा होकर घूरा और असिस्टेंट को डांटा, बेवकूफ, जांच की जरूरत ही नहीं है। इस पूरी साजिश के पीछे ब्रैंडन डंकन के अलावा और कौन हो सकता है। तभी उसे पूरा सच समझ आ गया। यही कारण था कि ब्रैंडन ने पहले उससे चेतावनी दी थी। ब्रैंडन यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। ये साफ साजिश थी, ब्रैंडन ने खुलकर उसका बदला लिया था। अब सब कुछ समझ में आया। इन्हें ढूंढने के लिए उसने कितने लोगों को लगाया था, फिर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। पीछे ब्रैंडन का हाथ था जो लॉकस्टर में अपनी पकड़ से सब कुछ ढक देता था। इतने सब झेलकर अब एडसन का गुस्सा उबल पड़ा। उसके दिल में केवल एक ही ख्याल था, ब्रैंडन को सबक सिखाना। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ शिकारी सी नजर से देखा और कहा, आदेश दे दो, पूरी ताकत से हमला करो। मुझे 3 दिनों में डंकन कॉर्पोरेशन मिटाकर रखनी है। कैथरीन और ब्रैंडन लाउंज में साथ बैठे गेम खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बॉस मेहमान आ चुके हैं, पैक्सटन ने कहा। ब्रैंडन ने एक नजर कैथरीन पर डाली जो अब भी फोन में व्यस्त थी और शांत स्वर में बोला, थोड़ी देर में चलते हैं। पैक्सटन ने सिर झुकाया और समझदारी से बाहर जाकर इंतजार करने लगा। कैथरीन पूरे वक्त आराम से सोफे पर टिककर बैठी रही। एक राउंड खत्म करने के बाद ही उसने फोन नीचे रखा। हालांकि वो खेल रही थी, लेकिन पैक्सटन की बात उसने पहले ही सुन ली थी। चलो, उसने कहा। ब्रैंडन ने तुरंत नहीं हिला। वो मुस्कुराते हुए पूछ बैठा, गेम में दिलचस्पी खत्म हो गई। कैथरीन ने फोन एक तरफ रख दिया और कंधे उचकाए। बार बार जीतकर बोर हो गई हूँ। अगर किसी और ने ये कहा होता तो सब उसे घमंडी समझते, पर कैथरीन ने कहा था और ये बात ही काफी थी। दुनिया जानती थी वो गेमिंग वर्ल्ड की एक लेजेंडरी फिगर है। वो सिर्फ गेम खेलती नहीं थी, उन्हें बनाती भी थी। दुनिया के कई सबसे हिट गेम्स उसके डिजाइन और आइडियाज से बने थे। सिर्फ उन गेम्स की रॉयल्टी से ही वो हर दिन करोड़ों कमा सकती थी। लेकिन उसकी अपनी आबर्ट लैबोरेटरी, जिसे उसने अकेले खड़ा किया था, एक ऐसे पैसे निगलने वाले राक्षस जैसी थी कि चाहे जितना कमाओ सब उसी में समा जाए। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन और कैथरीन पैक्सटन के साथ लाउंज से बाहर निकले। हॉल में पहुंचते ही उन्होंने एटिकस को देखा। वो भीड़ में घुला मिला था, होठों पर चालाक मुस्कान थी। कैथरीन ने एक नजर में उसे पहचान लिया, वही बकरी दाढ़ी, वही चालाक निगाहें। चेहरा ऐसा कि पहली नजर में लगे ये आदमी ठीक नहीं है। जैसे ही एटिकस की निगाह कैथरीन पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। वो शायद हैरान नहीं था, उसने पहले ही उसकी बैकग्राउंड खंगाल रखी थी। उसे पता था कि कैथरीन किसी रईस खानदान से है, खुद भी अमीर है और एक अरबपति से सगाई कर चुकी है। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल इवेंट में उसे देखना उसके लिए कोई अचरज की बात नहीं थी। वो मुस्कुराता हुआ सीधे कैथरीन की तरफ बढ़ा। मिस स्वॉन, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। लगता है एस्कनीज लोग ठीक ही कहते हैं, किस्मत ही लोगों को बार बार मिलवाती है ना? कैथरीन ने उसे ठंडी निगाह से देखा और हल्की हंसी के साथ बोली, एस्कना की संस्कृति बहुत गहरी है प्रोफेसर स्टर्लिंग। तुम्हारा उसे सही तौर पर समझना कोई नई बात नहीं। एस्कना में सच में एक कहावत है, दुश्मन टकराते ही हैं। एटिकस की मुस्कान एक पल को जम गई, लेकिन फिर उसने वही डरावनी बनावटी मुस्कान वापस पहन ली। मिस स्वॉन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतनी कम उम्र में इतना नाम बनाना वाकई काबिले तारीफ है। हमें दुश्मन बनने की क्या जरूरत, दोस्त भी तो बन सकते हैं। कैथरीन ने आंखें झुका लीं। उसकी नजरें इतनी गहरी थी जैसे किसी अंधेरे समंदर की गहराई। दुश्मन नहीं प्रोफेसर स्टर्लिंग, हर किसी में मेरी दुश्मनी के काबिल बनने की औकात नहीं होती। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने सबके सामने एटिकस को तमाचा सा मारा। उसका चेहरा लाल हो गया, गुस्से से कांपने लगा। वो कुछ कह नहीं पाया। उसी वक्त ब्रैंडन आगे आया। उसने कैथरीन की कमर में हाथ रखा और एटिकस की ओर तिरछी निगाह डाली। उसकी आंखों में घमंड और खतरे की ठंडक थी, ऐसा आभास जैसे हवा ही भारी हो गई हो। प्रोफेसर स्टर्लिंग, ब्रैंडन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, थोड़ी समझ रखो।
जिन लोगों के पास जाने की तुम्हारी औकात नहीं है उनसे दूर रहो। कैथरीन पर नजर डालने की किसी की हिम्मत नहीं थी और ब्रैंडन तो उसे छूने भी नहीं देता था। आर्टिकस उसे पहचान गया था, ब्रैंडन डंकन, वो नाम जो बिजनेस वर्ल्ड में डर और सम्मान दोनों का प्रतीक था। निर्णायक, निर्दयी और बेहद चालाक, यही थी उसकी पहचान। आर्टिकस ने गुस्सा निगलते हुए मजबूर मुस्कान बनाई। मिस्टर डंकन, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। ब्रैंडन की मुस्कान जहर सी थी। गलतफहमी नहीं प्रोफेसर स्टर्लिंग, हर किसी में इतनी हैसियत नहीं होती कि वो मुझसे गलतफहमी रखे। वो वाक्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ पलों पहले कैथरीन ने कहा था। दोनों का अंदाज एक जैसा था, मानो एक दूसरे की परछाई हो। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी, ये दोनों वाकई परफेक्ट जोड़ी थे। आर्टिकस का चेहरा अब पूरी तरह उतर चुका था। वो लगभग अपना आपा खो बैठा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए बहाने से वहां से हट गया। जैसे ही वो गया, पैक्सटन आगे झुककर बोला, बॉस, ये प्रोफेसर वल्चर तो बड़ा सब्र वाला निकला। नाम सही रखा है इसका। गुस्सा ही नहीं आया, अगर ये भड़का नहीं तो क्या अब भी हमें कुछ करना पड़ेगा। असल में प्लान ये था कि आर्टिकस को उकसाया जाए ताकि फिर उस पर कार्रवाई का बहाना मिल जाए। बाद में अगर कोई जांच भी होती तो ये दिखाना आसान था कि प्रोफेसर वल्चर ने ही पहले गड़बड़ की थी। पर आर्टिकस तो चुपचाप सब सह गया। ब्रैंडन ने हल्की सी हंसी छोड़ी और उसकी जाती हुई दिशा में देखा। उसकी आंखों में ठंडी चिंगारी चमक उठी। मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं होती किसी पर हाथ उठाने की। कैथरीन एक तरफ खड़ी थी, दोनों की बातचीत ध्यान से सुन रही थी। वो ब्रैंडन का इरादा समझ गई थी। आर्टिकस से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, पर अब वो मिस्टर के साथ मिल गया था और मिस्टर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। बेवजह पंगा लेना ठीक नहीं था। कैथरीन ने हल्के से भौं उठाए, मुस्कुराए, एक शरारती रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, मेरे पास एक आइडिया है। ब्रैंडन ने पूछा नहीं, बस उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुरा दिया। उसे पता था जब वो ऐसे मूड में होती है कुछ दिलचस्प होने वाला है। वो मुस्कुराया, उसकी आवाज में अपनापन और चेतावनी दोनों थे। बस वादा मत भूलना मुझसे। कैथरीन ने समझ लिया, वही पुरानी बात, सावधान रहना, खुद को खतरे में मत डालना। वो उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए धीरे से बोली, पता है तुम दिन ब दिन बूढ़े और प्रीची लगने लगे हो। और अगले ही पल उसने उसके गले में दांत गड़ा दिए। ब्रैंडन बिल्कुल नहीं हिला, उसने उसे ऐसा ही करने दिया। उस हल्के दर्द के साथ पिछले रात की यादें लौट आईं और उसके भीतर एक आग सी भड़क उठी। अगर ये जगह और वक्त सही होते तो शायद वो इस नटखट ट्रबल मेकर को वही सबक सिखा देता। कैथरीन ने उसे छोड़ा, शरारती हंसी के साथ उसकी छाती पर उंगली रखी और धीमे स्वर में बोली, पहले बुरे लोगों को निपटा लूं, फिर तुम्हारी बारी। ब्रैंडन की आंखें कोमल हो गई, चेहरे पर वही गर्म मुस्कान लौट आए। ऑल राइट, उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा।